हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 16 दिसंबर है और 15 दिसंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में है। आपको यहाँ एक सबसे खास चीज़ मिलेगी कि आपको टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी और जो लेक्चर्स यूट्यूब पे 60 मिनट्स के हैं वो यहाँ पर आपको 30 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। चलो हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, चलो। और सबसे खास चीज़, आपको चैनल को मतलब यूट्यूब की वीडियो को लाइक करना है। उसका रीज़न ये है कि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें और अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हम नए वर्किंग की ओर बढ़ें। वैसा देखो, ये डल लेक का मतलब इमेज देखी हुई है। उसके अलावा ई सिगरेट के बारे में न्यूज़ आई हुई है। एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में भी न्यूज़ है। मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। देखो, ये ई सिगरेट है। उसके बाद ये कार्बन रेटिंग से रिलेटेड इमेज है। ये एक माउस डियर है जो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड फ्रांस सप्लाई वेपन्स टू अर्मेनिया। अभी क्या हो रहा है कि देखो, अर्मेनिया और एक अजरबैजान, दो देश है। जो अजरबैजान ने बोला है कि जो इंडिया और फ्रांस है वो अर्मेनिया को जो वेपन सप्लाई करते हैं, उसके कारण हमारे देश में एक तरह से युद्ध कराने का काम कौन कर रहा है? इंडिया और फ्रांस। ऐसा किसने बोला है? अजरबैजान ने। और अजरबैजान किसका सपोर्टर है? पाकिस्तान का सपोर्टर है। और पाकिस्तान और टर्की भी उसके सपोर्टर है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप अच्छी किसके साथ में? अर्मेनिया के साथ में। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? अर्मेनिया और इंडिया। ऐसा एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी जो दो देश है अजरबैजान और अर्मेनिया, इन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है। तो बात फाइट की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर फ्रांस और इंडिया उनका सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से अर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? अजरबैजान को चिढ़ लगी हुई है। तो ऐसा अजरबैजान बोलता है। चलो, अर्मेनिया एंड इंडिया। अर्मेनिया से इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1991 में। अब आप बताओ कि जब सोवियत यूनियन टूटा था 1991 के अंदर, उसी टाइम पे उनमें से एक पार्ट निकला था अर्मेनिया। उसमें से बहुत सारी कंट्रीज निकली थी, उसमें से अर्मेनिया निकला, अजरबैजान निकला और रशिया निकला, बेलारूस निकला। सारे देश उसी के अंदर से निकले हुए हैं। तो सोवियत यूनियन से एक पार्ट निकला था अर्मेनिया। उसी के बाद 1991 में तो इंडिपेंडेंस हुई। 1992 में हमारे रिलेशन उसके साथ में एस्टेब्लिश हो गए थे। पिछले साल हमने 30 ईयर्स हो गए हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन किए हुए। 1995 में क्या हुआ? 1995 में इंडिया के रिलेशंस किसके साथ में थे? एक तो रशिया और अर्मेनिया के साथ में। उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की एक कॉमनवेल्थ होती थी। 1995 की बात चल रही है। उसके अंदर बहुत सारे देश थे, लेकिन उन कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स के अंदर केवल इंडिया का रशिया और अर्मेनिया के साथ रिलेशनशिप थी। अब ये समझ लो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वो फाउंडेड कब स्थापना हुई उसकी? 1991 में, जब रशिया सोवियत यूनियन टूटा था। उसके बाद में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना हुई आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। और उसके अंदर कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो अजरबैजान, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब जो किर्गिस्तान है, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन। ये सारे कंट्रीज उसके अंदर पार्ट है। लेकिन हमारी रिलेशनशिप सिर्फ दो कंट्री के साथ में थी, दो देश के साथ में, एक तो मतलब अर्मेनिया और रशिया। इंडिया और अर्मेनिया साइंड ए ट्रीटी ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन 1995। इंडिया और अर्मेनिया ने साइन की एक ट्रीटी ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। कब साइन की थी? 1995 में। आपको ध्यान में रखनी है ये न्यूज। अब डिफेंस रिलेशन इंडिया के और अर्मेनिया के कैसे हैं? तो इंडिया ने मोस्टली हमारा जो अर्मेनिया है पहले क्या करता था? रशिया से डिफेंस वाले सामान खरीदता था। लेकिन अभी क्या हुआ था कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब अजरबैजान जो अजरबैजान है और अर्मेनिया, उनके बीच में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी। तो रशिया ने किसका सपोर्ट नहीं किया? अर्मेनिया का सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि वो खुद युद्ध में उलझा हुआ था। तो उसके बाद अर्मेनिया ने सोचा कि हमें हमारी वेपन से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट की जो डिपेंडेंस है वो रशिया से हटा के दूसरे देशों पर भी करनी चाहिए। और उसका जो रशिया के साथ रिलेशनशिप थोड़ी सी कड़वी हो गई। तो उसके बाद इंडिया से लेना स्टार्ट कर दिया, उसके फ्रांस से लेना स्टार्ट कर दिया, यूएसए से लेना स्टार्ट कर दिया। इस तरह यूएसए, फ्रांस, इंडिया और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो किनको सप्लाई करती है? अर्मेनिया को, जो मतलब वेपन्स सप्लाई करने का काम करते हैं। तो अर्मेनिया हैज शोन इंटरेस्ट इन इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर बिफोर 2020 से पहले उन्होंने जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट है उसके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। 2020 के अंदर साइन किया एक $40 40 मिलियन आर्म डील विद इंडिया। इंडिया के साथ में हमने $40 मिलियन की एक आर्म डील को साइन किया था। अब अक्टूबर 2022 का केस सुन लो। इंपोर्ट किया मिसाइल्स एंड रॉकेट्स एंड एम्यूनेशन फ्रॉम इंडिया। हमने मिसाइल, रॉकेट्स और एम्यूनेशन को इंडिया से इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर कौन कौन सी है? मतलब अर्मेनिया ने इंपोर्ट किया है किन कौन कौन से? एक तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक हो गया मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। याद रखना, एक तो मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो ये 2022 के अंदर इंपोर्ट किया गया था। मिसाइल, रॉकेट्स एंड एम्यूनेशन कहाँ से मतलब इंपोर्ट किया गया? अर्मेनिया के द्वारा इंडिया से इंपोर्ट किया गया। तो ये हम दोनों देशों की हमने रिलेशनशिप देख ली। अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, वो थी डल लेक की। तो अभी डल लेक भी न्यूज़ में है। तो अभी विंटर चल रही है और डल लेक का पानी पूरा जमा हुआ है। तो अब हमको समझना है कि डल लेक की न्यूज़ को हमको समझना है। सबसे पहले जो डल लेक है वो कहाँ पे है? तो श्रीनगर के अंदर, सराउंडेड बाई पीर पंजाल माउंटेन्स। यानी जो पीर पंजाल माउंटेन्स होते हैं उन चारों तरफ, जो डल लेक है उसके चारों तरफ पीर पंजाल माउंटेन्स से घिरा हुआ है डल लेक। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको और क्या बोला जाता है? तो श्रीनगर का जेवल भी बोला जाता है, और जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के क्राउन का जेवल, यानी जो मतलब ज्वेलरी वाला जो नहीं होता जेवल, वो बोला जाता है। दूसरा नाम याद रखना, श्रीनगर जेवल बोला जाता है इसको। स्प्रेड एरोजन एरिया ऑफ 26 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये डल लेक 26 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर फैली हुई है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट लेक है ये। उसके बाद इसका टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना ठंडा हो जाता है
फ्रीजिंग द लेक इज पार्ट, मतलब विंटर्स के अंदर लेक इज पार्ट ऑफ नेचुरल वेटलैंड। और लेक वेटलैंड को, जो हमारा वेटलैंड है उसको चार बेसिन्स में डिवाइड किया गया है। एक तो गगरीबाल और एक लोकटडल, बोटडेल मतलब बोटडेल और नागिन इज ऑल्सो ए लेक। उसके अलावा चिनार ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर डल लेक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, उसके आसपास के एरिया में, और जो चारों बेसिन्स है उसके अंदर चिनार ट्रीज सबसे ज़्यादा फाउंड किए जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि चिनार ट्री आर ऑल्सो फाउंड इन डल लेक, तो हाँ अपने को लिखना है, सही आंसर है ये, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें मैंने इसके अंदर समझा दी है। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है, अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज ऑफ ई सिगरेट सेज WHO। जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला है कि हमें ई सिगरेट के यूज को कंट्रोल करने की जरूरत है। पहले ऐसा ई सिगरेट को इसलिए लेकर आए गए थे क्योंकि लोग क्या करते थे, सिगरेट का यूज बहुत ज़्यादा करते थे, तो उसको रोकने के लिए तो ई सिगरेट्स लेके आए। और अब क्या करने लगे, यूथ ई सिगरेट का यूज ज़्यादा करने लग गए हैं, और धीरे धीरे उनको सिगरेट की लत भी लगने लग जाएगी। क्योंकि ई सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन होता है, और निकोटीन होने के कारण जैसे जैसे वो बार बार कंज्यूम किया जाता है उसका एडिक्शन हो जाता है। तो अभी इसको समझ लेते हैं। तो ई सिगरेट के अंदर क्या होता है, आफ्टर नेम इसको और क्या नाम बोला जाता है, E6 बोला जाता है, वेब पेन्स बोला जाता है, वेब्स बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। याद रखना कि निकोटीन को डिलीवरी करना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। उसके अलावा ई हुक्का भी इसको बोला जाता है। लुक्स लाइक रेगुलर सिगरेट्स, जो रेगुलर सिगरेट्स होती है उनकी तरह ही दिखता है, और सिगार्स या पाइप्स की तरह दिखता है। चलो मैं एक बार इसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ ताकि क्या आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 1 सेकंड, ये देखो, ये है, ये क्या है, ये ई सिगरेट है। इसके अंदर देखो बैटरी लगी हुई है और इसके अंदर निकोटीन होता है। बैटरी जब मतलब इसको ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, बैटरी के कारण वो निकोटीन वाला जो मतलब जो ये केमिकल होता है वो गर्म होता है, और उससे उसकी खुशबू आती है, और उसको मतलब उससे उसका जो केमिकल होता है उसका रिसाव हमारे मुंह में होता है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा उस चीज़ को, 1 सेकंड, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे क्या होता है, सबसे पहले इन दिस बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी होती है दैट वर्क बाय हीटिंग ए लिक्विड, यानी जिसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, उस लिक्विड का क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। जब वो लिक्विड हीट होता है तो उससे क्या होता है कि निकोटीन की जो ड्रग्स है वो हमारे मुंह के अंदर जाती है, क्योंकि हीट होने के बाद उसमें से जो लिक्विड होता है, गर्म होने के बाद उसकी जो गैस है वो किसके अंदर जाती है, हमारे माउथ के अंदर, क्योंकि हम उसको माउथ के थ्रू उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो द एडिक्टिव ड्रग्स इन रेगुलर सिगरेट्स, जो रेगुलर सिगरेट्स में जो एडिक्टिव ड्रग पाई जाती है निकोटीन, वही इसके अंदर उसी का लिक्विड इसके अंदर किसके अंदर, ई सिगरेट के अंदर पाया जाता है। और ये किसके लिए डेंजरस होता है, प्रेग्नेंट वुमन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके अलावा यूथ है, एडल्ट है, वो इनका यूज करते हैं, उसके कारण कैंसर की बीमारी हो सकती है, उसके कारण जो ब्रेन है उसकी क्षमता कम हो सकती है। तो इसके इफेक्ट भी समझ लो, ये यूथ के लिए सेफ नहीं है, एडल्ट्स के लिए सेफ नहीं है, और प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी सेफ नहीं है। इसके हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं ब्रेन पे, और 79% चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, हार्ट अटैक के, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा कैंसर हो सकता है, लंग्स फेफड़े खराब हो सकते हैं, और समटाइम डिफेक्टिव बैटरीज आर एक्सप्लोज। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि डिफेक्टिव बैटरीज होती है तो एक्सप्लोज हो जाती है, और जब वो एक्सप्लोज हो जाती है, फट जाती है, तो उसके कारण हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट आ जाता है। हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो निकोटीन पाया जाता है, एक डाइसेथाइल होता है जो लंग्स को अफेक्ट करता है, वो पाया जाता है। उसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, कैंसर कोजिंग केमिकल्स पाए जाते हैं, हेवी मेटल्स जिसके अंदर निकल, टीन, लीड पाया जाता है, और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब इस चीज़ को समझो, निकोटीन, डाइथाइल, याद रखना है ये इसके अंदर, ई सिगरेट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो एक तो निकोटीन होता है, एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कैंसर कोजिंग केमिकल्स होते हैं, हेवी मेटल्स जिसके अंदर निकल, टीन, लीड ये पाए जाते हैं, और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये याद रखना है आपको। निकोटीन क्या होता है, हाईली एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन तंबाकू प्लांट। जो निकोटीन होता है वो हाईली एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है, मतलब इसके कारण निकोटीन को जैसे कंज्यूम करते हैं इसके कारण एक अलग ही नशा होता है, और धीरे धीरे हमें लत पड़ जाती है उस चीज़ की। तो हाईली एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है तंबाकू प्लांट के अंदर। कहाँ पाया जाता है, ये तंबाकू वाले प्लांट में पाया जाता है, जो सिगरेट्स के अंदर, और सभी सिगरेट्स बनती है वो किससे बनती है, तंबाकू प्लांट से। तो तंबाकू प्लांट में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो इसको समझ लो। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, एक आया है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल 2019। वो क्या करता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ई सिगरेट, सबको प्रोहिबिट करने का काम किसका है, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल 2019 प्रोहिबिट करता है सारी चीज़ों को, ई सिगरेट को इंडिया के अंदर, उसके एडवर्टाइजमेंट तक को बैन कर रखा है इंडिया के अंदर ई सिगरेट का। मतलब आप ई सिगरेट का यूज इंडिया में नहीं कर सकते हो। उसके बाद सिगरेट एक्ट 1975 आया है। देखो सारी चीज़ें हो रही है, बट एक्ट के थ्रू थोड़ा सा रेगुलेशन है कि नॉर्मल पर्सन के पास नहीं पहुंच सकता है, बाकी जो पैसे वाले हैं उनके पास तो ई सिगरेट भी पहुंच जाती है। सिगरेट एक्ट 1975 वो क्या करता है, वो मैंडेट करता है द डिस्प्ले ऑफ स्टैट्यूटरी हेल्थ वार्निंग इन एडवर्टाइजमेंट एंड सिगरेट पैकेज। यानी जो एडवर्टाइजमेंट होता है और जो सिगरेट पैकेज होते हैं, जो सिगरेट पैकेट्स होते हैं, उसके ऊपर एक हेल्थ वार्निंग आती है कि सिगरेट धूम्रपान करना हानिकारक है। वो किसके थ्रू आया है, सिगरेट एक्ट 1975 के थ्रू आया है कि धूम्रपान करना हानिकारक है। ये वार्निंग सिगरेट एक्ट 1975 के थ्रू आई है। उसके अलावा एक एक्ट और है, दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी लेकर आया गया है। उसके अलावा सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है कोटपा एक्ट। क्या बोला जाता है, कोटपा एक्ट। सिगरेट हो गया, एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। वापस बोल रहा हूँ, सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट
एक्ट 2003 का एक्ट है। इसका उद्देश्य क्या होता है? स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेज, यानी पब्लिक प्लेस पे आपको बताओ कि जैसे सिगरेट पीना मना होता है, तो एम्स इसका उद्देश्य क्या होता है कि प्रोवाइड करना स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेज, यानी जो स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेज होते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम किसका है? कोटपा एक्ट का। रेस्ट्रिक्शन ऑन तंबाकू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, यानी जो तंबाकू एडवर्टाइजिंग होती है और प्रमोशन को रेस्ट्रिक्ट करना। अब आप इस चीज़ को समझो, एक तो होता है तंबाकू एडवर्टाइजिंग, एक होता है तंबाकू का जो प्रमोशन, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कोटपा एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 2 बार बोला है कि वापस बता रहा हूँ, सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट 2003, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। उसके बाद तंबाकू की एक तंबाकू क्विट लाइन सर्विसेज, यानी तंबाकू छोड़ो ऐसी सर्विसेज भी सरकार ने लॉन्च की है, जो टोल फ्री सर्विस है, जिस पर कभी भी व्यक्ति कॉल कर सकता है और तंबाकू को छुड़ाने के लिए सजेशन ले सकता है। अब इंडिया के अंदर तंबाकू कंजम्पशन के रूल्स भी पढ़ लो, मतलब रूल्स इन द सेंस क्या क्या अभी स्टेटस है। तो अभी इंडिया के अंदर 1.3 मिलियन डेथ्स हो रही है हर साल। 13 लाख डेथ किससे हो रही है? तंबाकू के यूज से हर साल। आप सोचिए 3500 के आसपास डेथ पर डे हो रही है, और ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करता है। कैसे? हमने टोटल अभी तक 1.77 लाख करोड़ का लॉस खाया है। 1% ऑफ जीडीपी का लॉस किससे हो रहा है? इस तंबाकू के यूज से। क्योंकि क्या लंग्स खराब हो जाते हैं तो आदमी को क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उससे उसको नुकसान होता है। उसके अलावा आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान तो आदमी की डेथ से होता है, क्योंकि अगर इंसान की डेथ ही हो जाती है तो वो कुछ कर ही नहीं पाता है। अगर आप सोचिए ह्यूमन बॉडी, इंसान की डेथ ही हो गई है, ह्यूमन ही खत्म हो गया, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? उससे उसका परिवार को लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, और आने वाले फ्यूचर में वो कोई प्लानिंग ही नहीं कर सकता है, उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है लॉस ऑफ, मतलब ये उस इंसान के डेथ होने से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज। बहुत शानदार टॉपिक है। अभी क्या हुआ है कि देखो, इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है मतलब कुछ लोगों को, तो अभी हमारे लिए ये काम की न्यूज़ नहीं है कि उनको क्या दिया गया है, कब दिया, कैसे दिया, नहीं। हमारे लिए काम की न्यूज़ है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। बिल्कुल कोई वन लाइनर एग्जाम होता है, वहाँ पे भी वो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर क्यों उसको पढ़ना? इससे अच्छा जो चीज़ें काम की उनको पढ़े। चलो, सबसे पहले इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसके मतलब क्यों दिया जाता है? तो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उनके द्वारा उनके मतलब उनकी मेमोरी में दिया जाता है बाय ए ट्रस्ट इन हर नेम इन 1986 एंड 1986 में इसको पहली बार दिया गया था, और वो भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मतलब मेमोरी के अंदर। अवार्ड कितना है? तो 25 लाख रुपए दिया जाता है, एंड सिटेशन यानी जो एक वो कार्ड होता है, वो साथ के साथ दोनों चीजें दी जाती है। गिवन टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है that were towards ensuring international peace and development or creating new international economic order और क्रिएटिंग ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब आप सोचिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इंटरनेशनल पीस के लिए काम करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, या इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करता है, तो उस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा अवार्ड दिया जा सकता है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज। उसके बाद इसरो में 2014 में गेट अवार्ड। तो अभी क्या हुआ है कि इससे पहले हमारे इंडिया के अंदर किस किस को अवार्ड अच्छे से मिले हैं? तो एक तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को 2014 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला था। उसके बाद पीएम मनमोहन सिंह 2017 में उनको ये अवार्ड मिला था। चलो, ये देख लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेडियो कार्बन डेटिंग। बहुत शानदार है, मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले रेडियो कार्बन डेटिंग न्यूज़ में क्यों आई है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज करके किसी पर्टिकुलर जैसे प्लांट या उसकी वो एज निकाली जा रही है। तो अभी हमको क्या समझना है कि अरे यार ऐसा हो गया है, तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? रेडियो कार्बन डेटिंग। बहुत शानदार है, इसको कार्बन 14 डेटिंग भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इट इज अ साइंटिफिक मेथड दैट कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एज ओल्ड एज अप्रोक्सीमेटली 60 मतलब 60,000 ईयर्स तक का। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसको एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकता है द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स की एज को, एज ओल्ड एज अप्रोक्सीमेटली 60,000 ईयर्स की, जो 60,000 साल तक की उम्र है। मैक्सिमम 40 से 60,000 तक की एज, यानी 50,000 एज तक की जो एज होती है ना, तब तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ तक की एज का पता लगाया जा सकता है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है। उससे पहले की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है। तो इट इज ए साइंटिफिक मेथड जो कि एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिटरमाइन करता है द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इट फर्स्ट पहली बार किसको कब डेवलप किया गया? 1940 में इसका यूज किया गया था। इसको हिस्टोरिकल स्टडी के अंदर यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत खास लाइन है, याद रखना, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। इसको कहाँ यूज किया जा सकता है? तो लिविंग ऑब्जेक्ट में, यानी जो व्यक्ति अभी जीवित है प्रेजेंट में, और आज से 60,000 साल बाद, 50,000 साल बाद, 40,000 साल बाद उसकी अगर अपन कार्बन डेटिंग करेंगे तो निकलेगी। लेकिन जो चीज़ लिविंग ही नहीं थी, नॉन लिविंग थी, शुरुआत से ही उसका नेचर नॉन लिविंग था, तो उसकी कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती। जैसे एनिमल, अगर पीपल है, प्लांट्स है, और ऐसे कोई जैसे रीड्स होती है, जैसे हड्डी है, अगर बोन्स हो रही है तो बोन के अंदर से अगर मतलब कोई पेपर बन रहा है तो उस पेपर की निकाल सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति जीवित था, और जीवित व्यक्ति से जैसे कि आपको बताओ कि एनिमल की जो मतलब एनिमल की जो बाहर की त्वचा होती है उससे क्या बनती है? लेदर की बेल्ट। तो उस लेदर की एज भी निकाली जा सकती है, तो वो भी काउंट की जाएगी, लेकिन वो किसी लिविंग प्लांट से वो चीज़ बनी हुई हो, तो उसकी फिर हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पक्का ध्यान में रखनी है कि अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है तो लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा कुछ हाउस बनाने के लिए कोई लेक्स यूज में आए हैं तो
जो लिविंग ऑब्जेक्ट है अल्टीमेटली, अगर लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी ही निकलेगी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है। आज से 50,000 साल पहले कोई प्लांट जीवित था, पौधा, जैसे डायनासोर्स है, अभी तो देखो उनको बहुत टाइम हो गया, लेकिन अपन एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जैसे डायनासोर 40,000 साल पहले जीवित थे, तो फिर क्या बोलेंगे अपन कि डायनासोर्स की अभी अपन कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, उनकी कुछ हड्डी मिली है, उनकी कुछ ऐसी सामग्री मिली है जिसका पता लगाया जा सकता है। कार्बन 14 इज कंटिन्यूअली बीइंग फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर में बनता जाता है इसके अंदर। अब इसकी प्रोसेस समझ लो। प्लांट्स एंड एनिमल्स एसिमिलेट कार्बन 14 फ्रॉम CO2। प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे जैसे कार्बन होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, इंसान है, कुछ भी, अगर कार्बन का हम क्या करते हैं, कोई भी CO2 से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन 14 को संग्रहित करते रहते हैं अपने बॉडी के अंदर। हमारे कार्बन 14 को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। उसके बाद जब हमारी डेथ हो जाती है, जब प्लांट्स की डेथ हो जाती है, तो कार्बन 14 स्टार्ट टू चेंज इनटू अदर एटम्स ओवर टाइम। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे डेथ होने के बाद धीरे धीरे कार्बन 14 क्या करता है, चेंज होने लग जाता है इनटू अदर एटम्स, यानी धीरे धीरे दूसरे एटम्स में चेंज होने लगता है, और वो एकदम स्लोली होता है। और उसकी लाइफ कितनी होती है वो भी मैं बताऊंगा। हाउ लॉन्ग ऑर्गेनिज्म हैज बीन डेड बाय काउंटिंग द रिमेनिंग कार्बन 14 एटम्स, यानी जो रिमेनिंग कार्बन 14 एटम्स है उसको काउंट किया जाता है कि भाई अब कितने, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कार्बन 14 की अब कितनी मात्रा बची है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इसको कितने साल निकल चुके हैं। तो कार्बन 14 एज ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5,730 ईयर्स। अगर पहले 100% कार्बन, इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। शुरुआत में जब डेथ होती है एनिमल की, उस टाइम पे उसमें C14 100% होता है। अब धीरे धीरे उसकी C14 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो 5,730 साल हो गए, बीत गए। उसके बाद 50% ऑफ C14, मतलब उसके बाद कितना C14 अवेलेबल होगा, कार्बन 14, उसके अंदर केवल 50% और बाकी रहेगा। उसके बाद 11,460 साल के बाद 25% C14 और रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 17,190 ईयर्स की एज अगर उस मतलब पुरानी हो गई है उस चीज़ में, तो उस टाइम पे 12.5% ऑफ C14 अवेलेबल है। तो अगर हम कैलकुलेशन कर ले कि इसके अंदर C14 इतना रिमेनिंग है, अगर 50% रिमेनिंग है मतलब 50% कंज्यूम हो गया, तो 5,730 साल की एज है। अब इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसका डबल कितना हो गया, 11,460, और उसमें 5,730 और जोड़ते 17,190 हो चुके हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ जो कार्बन 14 है उसकी लाइफ कितनी हो गई, अगर उसको 50% रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस होगा 5,730 सालों में, ठीक है। उसके बाद अभी आपको जस्ट ऊपर लाइन ये थी कि हाउ लॉन्ग ऑर्गेनिज्म हैज बीन डेड बाय काउंटिंग द रिमेनिंग कार्बन 14 एटम्स, यानी 50% बाकी है, तो इसका मतलब पता चल गया 50% कंज्यूम हुआ, तो उसकी एज कितनी हो गई, 5,730 साल, ठीक है। बस इतनी सिंपल कैलकुलेशन है। तो अभी आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है। उसके बाद कार्बन 12 इज स्टेबल सो इट इज नॉट यूज्ड इन स्टडी। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनकी बॉडी में कार्बन 12 भी होता है, 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन कार्बन 12 क्या होता है, स्टेबल होता है। और जो चीज़ स्टेबल है उससे कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, जो चीज़ रिड्यूस होगी उसी से एज पता चलेगी। तो कार्बन 14 को अल्टीमेटली यूज किया जाता है किसके अंदर, कैलकुलेट करने में। कार्बन 14 को यूज किया जाता है लाइफ को कैलकुलेट करने में। कार्बन 14 स्टार्टेड टू डिक्रीज अप टू हाफ इन 5,730 साल, ये तो मैंने समझ ही दिया है। अभी एक चीज़ और देखो, कार्बन डेटिंग इज नॉट अप्लाई टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स पर अप्लाई नहीं होता है, ये तो हमें भी पता है। और ये इसकी कितने एज तक पता लगाया जा सकता है, तो 40,000 से 50,000 साल की कैलकुलेशन किससे की जा सकती है, कार्बन डेटिंग से। सिंपल, बहुत शानदार तरीके से हमने कार्बन 14 को पढ़ा है। और अभी आपको जैसे कभी भी अगर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाता है या और भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट वाइज, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कार्बन डेटिंग कैसे की जाती है, उसमें सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है जिससे के थ्रू कैलकुलेशन की जाती है, तो C14 कार्बन 14 पहला पॉइंट। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे किया जाता है, तो बिल्कुल गलत जवाब है। तीसरा, इसकी कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है कि मतलब 5,730 ईयर्स इसकी लाइफ होती है, 50% हाफ लाइफ, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेयर्स वाइज आने लग गए हैं यूपीएससी में, और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डेटिंग के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, तो C14 कार्बन 14, ठीक है। चलो, ओथोलिथ रिंग्स, एक ओथोलिथ रिंग्स होता है, मैं आपको दोनों की इमेज दिखा देता हूँ, कार्बन डेटिंग वाले भी और ओथोलिथ रिंग्स की। देखो ये तो है ओथोलिथ रिंग्स। आपको पता है ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारी जो मछली होती है उसके कान के अंदर पाई जाती है, ब्रेन के जस्ट पीछे। अब आप देखोगे यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है। और उसके अलावा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखो, ये C14 C13 मतलब 12 ये सब चीज़ें हैं, देखो दिख रहा होगा आपको कार्बन डेटिंग कैसे। ये जो एनिमल है उसकी लाइफ इतनी है, शुरुआत में इसकी 100% ऑफ C14, उसके बाद 5,730 साल बाद 50% ऑफ C14, ऐसा लिखा हुआ है। चलो मैं अभी, और ये एक माउस डियर है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, इसको देख लो आप, माउस डियर को, बिल्कुल माउस की तरह दिखता है, मुँह भी माउस की तरह है, और पीछे की साइड से जो पीछे वाला पार्ट है वो भी माउस की तरह है। एंड ये हमारा चौसिंगा, क्योंकि इसके सिर पर 4 सिंग है। चलो ये चारों दिखा दिए, अब मैं इनको पढ़ता हूँ चारों को। एक तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक अभी कंप्लीट करते हैं, मज़ा आएगा, बहुत शानदार। आज तो मज़ा ही आ गया, टॉपिक इतने अच्छे अच्छे थे, मुझे खुद को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है एक्चुअली। देखो ओथोलिथ क्या होता है, तो ओथोलिथ इज ए स्टोनी लंप इन फिश ईयर, यानी फिश ईयर के अंदर एक स्टोनी पत्थर होता है, ये स्टोन की तरह होता है,
तो जो स्टोनी लंप होता है किसके अंदर, मछली के कानों के अंदर, उसको बोला जाता है ओथोलिथ। मच लाइक ट्री रिंग्स विच रिवील फिश एज, यानी जो ये क्या होता है कि जो मछली के कानों में होता है उसके कारण क्या पता चलता है कि मछली की एज का पता चलता है, टेम्परेचर का, पानी की टेम्परेचर का पता चलता है, उसके अलावा और क्या क्या चेंजेज हुए सारी चीज़ों का पता चल जाता है, साइज का पता चल जाता है। ओथोलिथ इंडिकेट द टेम्परेचर द फिश एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट वाज अलाइव, जब ये जीवित थी तो उस टाइम कैसा टेम्परेचर था इसका भी पता चल जाता है। फिश कैरी फिटनेस ट्रैकर इन देयर ईयर्स, वो अपने ईयर्स के अंदर फिटनेस ट्रैकर को कैरी करती है, क्योंकि ये एक तरह से फिटनेस ट्रैकर का काम करता है। ऑल्सो कोल्ड, इसको ईयर स्टोन भी बोला जाता है, विच आर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर, यानी इनको कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। और ईयर स्टोन भी बोला जाता है, याद रखना ओथोलिथ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके टाइप समझ लो, एक तो होता है सगीता, एक होता है एस्ट्रिकस और एक होता है लेपिलस। सगीता का यूज किसमें किया जाता है, साउंड और हियरिंग, यानी अगर मछली है तो वो जो सुनेगी और जो उसकी कानों में आवाज़ आएगी उसको किससे पता चलता है, सगीता से। ठीक है, सगीता टाइप के ऑस्ट्रोलिस होते हैं, मतलब ओथोलिथ होते हैं। उसके अलावा एस्ट्रिकस, उससे क्या होता है कि साउंड एंड हियरिंग, वो भी सेम। और लेपिलस का यूज थोड़ा अलग होता है, अगर उस टाइप का ओथोलिथ है तो वो डिटेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड साउंड को डिटेक्ट करने का काम करता है। अल्टीमेटली साउंड को सब करते हैं लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिटेक्ट करने का काम करता है। अभी इसके अंदर और चीज़ें देखो, सिग्निफिकेंस देख लो, इसको यूज किया जा सकता है कि देखो अगर छोटा ओथोलिथ होगा मतलब मछली छोटी है, बड़ा ओथोलिथ होगा तो मछली बड़ी है, और बड़ा ओथोलिथ होगा तो बहुत बड़ी मछली है, क्योंकि देखो मछली की साइज के हिसाब से उसके कान की साइज भी बढ़ेगी, ऑब्वियस है। तो कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज थी, कौन सी कितनी साइज की थी, कितनी एज थी, कितनी ग्रोथ रेट थी, ऑब्वियस है। नया नया ओथोलिथ होगा तो थोड़ा सा नरम होगा, धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा। अभी आप देखना छोटे बच्चा, हमारे भी जब छोटा बच्चा होता है तो उसके कान बिल्कुल नरम होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे भी नरम है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे कान थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, और छोटे बेबी के कान और हाथ बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे से होते हैं, तो एज भी पता चल जाती है उससे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर की टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। सेलिनिटी लेवल, यहाँ तक कि पानी का जो सेलिनिटी लेवल है उससे भी पता चलता है। कैसे, क्योंकि देखो मछली पूरे टाइम पानी में रहती है, तो अगर सेलिनिटी लेवल ज़्यादा होगा तो ओथोलिथ पर इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का, ओथोलिथ कितना वाइट है, कितना मतलब जैसे क्या बोलते हैं कितना वाइट है, कितना डार्क ब्राउन हो गया, ये सारी चीज़ें किससे पता चलती है, ओथोलिथ से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक इंडियन माउस डियर होता है। इंडियन माउस डियर मैंने आपको दिखाया था, माउस की तरह ही उसका चेहरा होता है और माउस की तरह ही उसकी बेक वाला पार्ट होता है। इसको स्पोर्टेड किया गया है क्यूरोट्रेन। अब इस चीज़ को समझ लेना कि इंडियन माउस डियर क्या होता है, इसको स्पोर्टेड क्यूरोट्रेन भी बोला जाता है। पहले पॉइंट, साइंटिफिक नेम है मोस्चियोला इंडिका, मोस्चियोला इंडिका, याद रखना। ये इंडिया के अंदर स्मॉलेस्ट डियर है, यानी सबसे छोटा हिरण है, और नॉक्टर्नल प्रजाति के होते हैं ये। उसके बाद एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन नेपाल ऑल्सो, इसको नेपाल के अंदर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये पाए जाते हैं। श्रीलंका में इनका नाम चेंज है, इसको क्या बोला जाता है, मेस्चियोला मेमिना। इंडिया में मेस्चियोला इंडिका और वहाँ पर मेमिना बोला जाता है। और एक और क्या नाम है, स्पोर्टेड क्यूरोट्रेन। ठीक है, ये चीज़ याद करना है आपको। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, तो 25 से 30 सेमी हाइट होती है, बस 25 से 30 सेमी बोल रहा हूँ, और 2 से 4 किलो वेट होता है, बस छोटा सा होता है, बिल्कुल माउस जितना, सबसे छोटा हिरण है, बिल्कुल माउस जैसा ही दिखता है, ऐसा लगता है जैसे चूहा है, लेकिन चूहा नहीं होता है, वो हिरण है। और IUCN के अंदर लिस्ट कंसर्न, यानी खूब सारी इनकी प्रजातियाँ है, कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन हमारे यहाँ साइंटिफिक नेम मोस्चियोला इंडिका आ सकता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी UPSC में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब होता है चोसिंगा। चोसिंगा मतलब स्मॉल एंटीलोप फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल, यानी ये स्मॉल एंटीलोप है जो कि इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम है टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस। अब इस चीज़ को याद रखना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टेट्रासेरस क्वाड्रिकोरिस, ये है चोसिंगा को बोला जाता है। उसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस, ये याद रखना है। चलो, ये इंडिया के अंदर पाया जाता है और ये स्मॉलेस्ट एंटीलोप, एशिया के अंदर सबसे छोटा एंटीलोप है। ठीक है, IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है, मतलब अब धीरे धीरे इसकी प्रजातियों को खतरा पहुंच रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चोसिंगा मैंने इमेज आपको दिखाई दी थी। एक विनबेक्स 2023, यानी वियतनाम और जो इंडिया की एक्सरसाइज है उसका नाम है विनबेक्स। ठीक है, ये इंडिया और वियतनाम की एक्सरसाइज है, इसको पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था 2018 में, याद रखना। 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ था। उसके बाद हर साल अल्टरनेटिव बेसिस पर एक बार इंडिया करता है, एक बार वियतनाम करता है, उस बेसिस पर इसका कंडक्शन मतलब होता रहता है। कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड वियतनाम। अभी जो रिसेंट वाला जो अभी होने वाला है विनबेक्स, वो वियतनाम के अंदर हनोई के अंदर कंडक्ट होने वाला है। स्ट्रेंथन करता है डिफेंस पार्टनरशिप, यानी डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम कौन सा करता है, ये हमारा विनबेक्स एक्सरसाइज है 2023। अब आपको ये सब चीज़ें क्यों ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस देश के बीच में होता है। चलो, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये अल्टरनेटिव बेसिस पे होता है, तो बिल्कुल होता है। और अगर और कहीं नहीं तो क्वेश्चन नहीं भी आया ना, तो अगर आपने डिफेंस रिलेशनशिप पढ़ी, इंडिया और वियतनाम का अगर क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर कि इंडिया एंड वियतनाम की डिफेंस रिलेशनशिप बताओ, तो उसमें आप नेम ऐड कर सकते हो एक्सरसाइज का, विनबेक्स 2023। विनबेक्स ऐड करना है आपको, तो जितने विनबेक्स एक्सरसाइज, तो उससे क्या होगा, आप सोचो अगर ये एक्सरसाइज ऐड कर दिया आपने, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, हाँ यार इसको पता है, नॉलेज है, इसको ध्यान में है, बस आपको इतना सा काम करना है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो सबसे खास आर्टिकल है, और मैंने इसमें पूरी जान डाली है, तो अभी देखते हैं कि आपको मजा आता है तो प्लीज़ कमेंट करना। इसके अंदर मैंने थोड़ी और मेहनत की है। नॉर्मली यूट्यूब पे और भी अवेलेबल होंगी वीडियोज, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने इसमें बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो प्लीज़
आप एक बार थोड़ा सा इसको देखिए, कमेंट करना आपको कैसा लगा। अगर कुछ कमी लगती है तो मैं तैयार हूँ उस कमी को सहन करने के लिए और मोटिवेट होकर अच्छे से काम करूँगा। बट एक बार आपको इस पर कमेंट करना ही है कि आपको कैसा लगा। कुछ भी कमी लगती है, छोटी सी भी, आप मुझे बोलिए, मैं उसमें 100% इंप्रूव करूँगा, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं मतलब सब चीज़ों को फटाफट एक्सेप्ट करता हूँ, गलतियों को भी एक्सेप्ट करता हूँ, ताकि हम आगे से आगे बढ़ें। हमें गलतियाँ ही सिखाती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये सबसे पहले की जो ये आर्टिकल 356 है वो किसका है? प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है इसको एक तरह से। ये किससे लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑलरेडी इससे रिलेटेड रूल्स है। जिससे कि क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम नहीं बोलते कि ये रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये यूके से लिया गया है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया था? प्रेसिडेंट रूल अंडर 356। अब आप बोलोगे 356 में क्या होता है? तो देखो, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पा रही है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रही है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अब उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नर आगे होकर बोले प्रेसिडेंट को कि हमारे यहाँ पर सरकार संभल नहीं रही है, स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है उनसे उससे स्टेट संभल नहीं रहा है, तो एक तो ये केस हो गया। एक आर्टिकल 365 बोलता है कि मतलब 356 के तहत ही आर्टिकल 365 बोलता है कि अगर सेंट्रल ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन या कोई भी डायरेक्शन, उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है, उस केस में भी क्या एप्लीकेबिलिटी होगी? उस केस में भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो क्या नाम है, वो आपके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा। तो अभी इस चीज़ को देखो, एज पर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये मैंने आपको बता दिया। अगर गवर्नर सबमिट करता है रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट दैट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कैरी गवर्नेंस ऑफ स्टेट, पहला पॉइंट। आर्टिकल 365 बोलता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट की आप डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। चलो ये दो चीज़ें हो गई। क्या प्रेसिडेंट रूल ऐसे लगा देंगे? बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी अप्रूवल नेसेसरी है। किनकी? लोकसभा और राज्यसभा की। कौन से अप्रूवल चाहिए? बिल्कुल साधारण बहुमत, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सिंपल मेजोरिटी से क्या किया जाएगा? पार्लियामेंट की अप्रूवल ली जाएगी। पार्लियामेंट अप्रूवल इज नेसेसरी बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउस विथिन 2 मंथ। यानी जो दोनों हाउस है विथिन 2 मंथ, यानी 2 महीने के अंदर दोनों हाउस के अंदर क्या किया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उसको सिंपल 2 महीने के अंदर क्या करना है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंपल मेजोरिटी बहुत सारी जगह स्पेशल मेजोरिटी है और यहाँ सिंपल मेजोरिटी है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनिशियली प्रेसिडेंट का रूल 6 महीने के लिए था शुरुआत में। आप एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई है तो 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, लेकिन इसके बाद इसको एक्सटेंड करके 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नीडेड है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में फिर से सिंपल मेजोरिटी। मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल कितना लगाया जा सकता है? 1 साल के लिए, ये तो मैक्सिमम है। लेकिन 2 सिचुएशन ऐसी आ जाए तो 1 साल से ज़्यादा भी हम प्रेसिडेंट रूल को बढ़ा सकते हैं। अगर 1 साल है, उसमें अगर ये दोनों सिचुएशन के अलावा नॉर्मल केस है तो उसमें क्या होगा? इलेक्शन होगा और नई सरकार बनेगी। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन 2 सिचुएशन ऐसी है जिसमें 1 साल से ज़्यादा भी आप प्रेसिडेंट रूल को बढ़ा सकते हो। जैसे कि बट इट कैन बी मोर देन 1 ईयर इफ देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। जैसे कि अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी चल रही हो तो आप स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है 1 साल से ज़्यादा भी। और उसके अंदर भी पार्लियामेंट की अप्रूवल तो चाहिए हर 6 महीने के लिए। हर 6 महीने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, बट नॉर्मल बता रहा हूँ कि 1 साल जो टोटल टर्म है उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको 2 सिचुएशन चाहिए। और 6 महीने बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट 6 महीनों के लिए वापस पार्लियामेंट की अप्रूवल, वापस नेक्स्ट 6 महीने के लिए फिर से पार्लियामेंट की अप्रूवल। इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 2 चीज़ें, दोनों सिचुएशन सुन लो। अगर नेशनल इमरजेंसी का केस है उस टाइम पे भी 1 साल से ज़्यादा की प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई करता है कि प्रेसिडेंट रूल इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग असेंबली इलेक्शन इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शन नहीं कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? मतलब प्रेसिडेंट रूल जरूरी है यहाँ पे। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है तो उस केस में भी 1 साल से ज़्यादा हम पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट के रूल को बढ़ाया जा सकता है। चलो ये चीज़ देख ली। अब इसके इंपैक्ट क्या होते हैं? ये बहुत शानदार है। देखो, ऑल पावर्स विद प्रेसिडेंट, सारे पावर प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं और गवर्नर एक्ट करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। ये ध्यान रखना। अगर कोई लॉ बनाने हैं तो उसका पावर किसके पास चला जाएगा? पार्लियामेंट के पास में। ध्यान में रखना ये सारी चीज़ें। उसके बाद बजट कौन प्रिपेयर करेगा स्टेट का? उसका बजट भी प्रिपेयर किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक टोटल कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? तो 128 बार लग चुका है। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा है, तो यूपी उत्तर प्रदेश में 10 टाइम्स। बिहार के अंदर 9 बार लग चुका है। उसके बाद केरला, पंजाब, ओडिशा, मणिपुर में 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। केरला, पंजाब, ओडिशा, मणिपुर में पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब के अंदर लगा था। और मोर देन 3 साल, यानी ऐसा प्रेसिडेंट रूल जो 3 साल से भी ज़्यादा लगा हुआ है, वो कहाँ? पंजाब और जम्मू कश्मीर में। राजस्थान में 4 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अभी तक एक बार भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे स्टेट है इंडिया के जिसके अंदर अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है।
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्लीज़ आप कमेंट करना कि आपको आर्टिकल 356 कैसा लगा है। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है, मैं श्योर बोल रहा हूँ, मैं 100% उसको इंप्रूव करूँगा। बट एक बार मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए प्लीज़ कमेंट करना। हमको डेली बेसिस पे ऐसे आप कमेंट करोगे तभी मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे में क्या कमी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी कमियाँ मुझे पता चले। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सिंपल लास्ट एडिटोरियल है, उसके बाद हमारा चैप्टर मतलब आज का टॉपिक खत्म हो जाएंगे। वर्क्स ऑफ कंसल्टेंसी फर्म्स विद गवर्नमेंट मस्ट बी रेगुलेटेड। अभी एक एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। देखो द हिंदू के अंदर तो वही आर्टिकल 370, वो क्या है, द हिंदू में एक सबसे गंदी चीज़ होगी ये हो गई है, वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई आर्टिकल 370 न्यूज हमें आई थी तो उसके बाद पिछले 5 दिन से एक ही एडिटोरियल आ रहा है, रोज आर्टिकल 370। अरे आपके पास नई एडिटोरियल नहीं है क्या, नई नॉलेज नहीं लेवे क्या, बस वही आर्टिकल 370 घस घिसा पटा, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो बहुत सारे एडिटोरियल कुछ काम के नहीं आए हैं, सब बकवास है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई है, इंडियन एक्सप्रेस में आई है कंसल्टेंसी फर्म्स का जो एडिटोरियल आया है कि अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्टेंसी फर्म से एडवाइस देती है। अब ऑथर बोल रहा है जो मैं आपको समझाते जाता हूँ। ऑथर कहता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रिलाई ऑन कंसल्टिंग सपोर्ट, जैसे क्लीन रिवर गंगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, ये जो बड़े बड़े मिशन है उसमें सरकार ने सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन किससे मांगी थी, कंसल्टिंग फर्म से। कंसल्टेंसी फर्म्स को बोला कि आप हमें बताइए कि हमें इस जगह क्या करना चाहिए, हमें इसके आगे क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें और अपनानी चाहिए। ये सब किसने मांगी थी, गवर्नमेंट ने, कंसल्टेंसी फर्म्स ने। तो अब कंसल्टेंसी फर्म्स का रोल बढ़ गया है, मतलब कि अगर सरकार हर निर्देश के लिए, हर स्कीम के लिए कंसल्टेंसी फर्म की सहायता लेगी तो कैसे चलेगा। उसके लिए सरकार ने अब तक 2014 से जो 2019 का पीरियड है उसमें 5,000 मिलियन पेमेंट, आप सोचिए 5,000 मिलियन रुपीज़ पेमेंट किया है कंसल्टेंसी फर्म्स को। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। एक कंसल्टेंसी फर्म इज बिजनेस दैट प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस, जो प्रोफेशनल एडवाइस करती है एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक तो प्रोफेशनल एडवाइस और सॉल्यूशंस, जैसे कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होता है, इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होता है, फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं, हेल्थ केयर में एक्सपर्ट, यानी ये अपने अपने सेक्टर के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। अगर हम हेल्थ से रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई मिशन लेके आए, कोई स्कीम लेके आए, तो हम ऐसी कंसल्टेंसी फर्म को अप्रोच करेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म है, जिनका इनके अंदर एक्सपर्टीज है। तो उससे क्या होगा, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, लेकिन क्या हद से ज़्यादा, जैसे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डेलोइट है, ये सब कंसल्टेंसी फर्म है, इनके अंदर से सरकार सर्विसेज लेती है। वर्ल्ड वाइड इनसे सर्विसेज ली जाती है कि हमको इसके लिए क्या करना चाहिए। चलो डेलोइट और TCS तो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, तो हम इनके लिए कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। बट अभी नॉर्मल जो चीज़ें चल रही है, ऑथर क्या बोल रहा है वो समझा देता हूँ आपको। अब बेनिफिट्स बोलो, अगर कंसल्टेंसी फर्म से सरकार कुछ भी मतलब कंसल्टेंसी लेती है तो उसकी क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले हमको एक्सपर्टीज मिल जाएगी, बेटर एडवाइस मिल जाएगी, ऑब्वियस है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑन डिमांड स्किल्स, यानी उनके पास ऑलरेडी स्किल्स होती है, जरूरी नहीं कि सरकार के पास सारी चीज़ें स्किल्स हो। जैसे हमारे पास IAS ऑफिसर है, अगर कोई IAS ऑफिसर CA है तो चलो वो CA वाला नॉलेज उसके पास थोड़ा सा होगा। कोई डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टर का नॉलेज होगा, लेकिन उसके पास CA वाला नॉलेज तो नहीं होगा ना। तो अगर हमको चाहिए फाइनेंशियल से रिलेटेड टॉपिक्स को वो एनालाइज कर रहा है, तो उसको ऐसी कंसल्टेंसी फर्म के पास जाना होगा जो फाइनेंस के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है। तो हमको हमारे जो दूसरे की एक्सपीरियंसेज का, दूसरे की स्किल्स का हमको बेनिफिट मिल सकता है। डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सपेक्टिव हमारा क्या माइंड सेट है। जैसे हमने एक पर्सपेक्टिव है कि हमको ये करना चाहिए जल जीवन मिशन में, कंसल्टेंसी फर्म डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताएगी कि इस पर्सपेक्टिव से ऐसा करना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से ऐसा करना चाहिए। इस तरह अल्टीमेटली अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, तो डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। एफिशिएंसी विद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंगेजमेंट, और प्रोजेक्ट जो स्पेसिफिक एंगेजमेंट है उसके साथ में हमें एफिशिएंटली वर्किंग करनी होगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। एफिशिएंसी किसके साथ में, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंगेजमेंट के साथ में। अब चैलेंजेस क्या है, होलोइंग आउट ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट कैपेबिलिटी को होलो आउट करना है। डिप्लेशन ऑफ इन हाउस गवर्नमेंट कैपेबिलिटी। एक सेकंड है ना, अगर कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंगेजमेंट, इसको मैं एक बार थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंगेजमेंट है, जैसे कि मैंने हेल्थ केयर हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, नेशनल क्लीन रिवर मिशन हो गया, तो हमें उसी संस्था को अप्रोच करना होगा जिस कंसल्टेंसी फर्म की इसमें स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है। चलो, तो उसका बेनिफिट हमको एफिशिएंटली मिल जाता है। अब चैलेंजेस क्या हो जाते हैं, अगर हम UPSC के एस्पिरेंट है या और कोई भी एस्पिरेंट है और हमें अगर आंसर राइट करना है, हमें एक अप्रोच से काम नहीं करना है कि बेनिफिट्स ही खत्म कर दिए बस, नहीं, हमको ये भी बताने की चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब आप सोचिए, अगर हम भी घर पर रहते हैं, अगर हमारी घर की हम एडवाइस, कोई भी एडवाइस हो, छोटी से छोटी एडवाइस किसी दूसरे पर्सन से लेने लग जाएंगे, तो हमारी जो खुद की कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और हम अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, दूसरे से जाकर आज इस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, तो हमारी खुद की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो डिप्लेशन ऑफ इन हाउस गवर्नमेंट कैपेबिलिटी, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी धीरे धीरे फिनिश हो जाएगी, सरकार डिपेंडेंट हो जाएगी। एक्सेसिव डिपेंडेंस एंड मिशन ग्रुप्स, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाएगी और मिशन के फेलियर होने के चांस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम अपनी कैपेबिलिटी को तो जान ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी एक्सेसिव डिपेंडेंस होने वाली है। और मिशन क्रिप्स, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगी किस पर, इन कंसल्टेंसी फर्म्स में। तो हमारे पास बड़े बड़े IAS ऑफिसर है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कोई CA है, कोई डॉक्टर है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, तो उनकी एक्सपर्टीज का तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, कंसल्टेंसी फर्म से ली एडवाइस और खत्म। तो ऐसा मिशन के फेलियर होने के चांस भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर कंसल्टेंसी फर्म्स किसी और सरकार से मिली हुई है, जैसे अभी एक इन्फॉर्मेशन थी, जैसे अभी एक न्यूज़ आई थी, न्यूज़ क्लिक, आपको पता है न्यूज़ क्लिक की न्यूज़ सबने सुनी होगी। देखो, मेरे को नहीं पता, उन पर जो न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, न्यूज़ में ऐसा बोल रखा था कि जो न्यूज़ क्लिक है, उन्होंने क्या किया, उनके चाइना के साथ रिलेशनशिप थे। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ,
मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो क्या होता है, अगर किसी कंसल्टेंसी फर्म का किसी दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारी सरकार पर आ जाएगा, क्योंकि हम तो उस पर डिपेंडेंट है। उसके अलावा लॉबिंग फॉर रिपीट वर्क एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस, और जब एक सरकार एक कंसल्टेंसी फर्म कंटिन्यूसली जगह काम कर रही है तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में रिलेशनशिप बना देंगे, उन करप्शन बढ़ जाएगा, उनको पैसे खिलाने लग जाएंगे, और उनको पता है रिपीट वर्क करना है तो सेम एडवाइस देंगे, कुछ नई एडवाइस नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा, रिपीट वर्क के लिए सेम एडवाइस भी नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मिलेगी, बस पहले वाली एडवाइस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, हमारे आने वाले देश के डेवलपमेंट को नुकसान हो जाएगा, फ्यूचर डेवलपमेंट को, और ये पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करने लग जाएंगे धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। डिस्टोर्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो पब्लिक की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पब्लिक को मदद करना, पब्लिक की हेल्प करना, पब्लिक की सेवा करना। लेकिन हमारे अगर ऐसा कुछ है, बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक की पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इनके लिए पब्लिक पॉलिसी नहीं, इनके लिए तो अर्निंग मैटर करता है। तो अगर उनका ऑब्जेक्टिव, कंसल्टेंसी फर्म का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा स्कीम का ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियस है उनका ऑब्जेक्टिव अगर पब्लिक पॉलिसी वाला नहीं होगा, पैसे कमाने वाला होगा, तो वो उनकी स्कीम के अंदर ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको, क्योंकि इंसान की जो सोच होती है वो उसके काम में नजर आ जाती है। वैसा कंसल्टेंसी एंड डिमिनिशिंग रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट का रोल खत्म हो जाएगा, फिर आईएएस ऑफिसर क्यों बना रहे हो, तब तो जरूरत ही नहीं है उनकी, कंसल्टेंसी फर्म को वहां पर अपॉइंट कर दो, वैसा तो उनका रोल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा रोल ही क्या है कि हमारे देश की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, और जब वो काम कंसल्टेंसी फर्म करेंगी तो ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहेगा, रिस्क ऑफ करप्शन, और सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन बढ़ेगा, भारी वाला करप्शन बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्वियस है सेम ऑफिसर से ऑफिसर्स के मिले, कंसल्टेंसी फर्म्स ने उनको पैसे खिलाए, खत्म हो गया चैप्टर ही। वे अहीड क्या होगा, रेगुलेटरी सेफगार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि आगे हमको इसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो रेगुलेटरी सेफगार्ड्स को अपनाने की जरूरत है। रेगुलेटरी सेफगार्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो रेगुलेशन बेसिस पर जो सेफगार्ड्स होते हैं, जैसे कि सरकार को लॉ लेकर आने की जरूरत है, अपने यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करना है लॉ, अगर कोई भी करप्शन ऐसा कुछ होता है तो उस कंसल्टेंसी फर्म को बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए ऐसा करके, या उससे उसकी जो सिस्टर कंपनीज है या उसकी जो पार्टनर कंपनीज है उनको भी बंद कर दिया जाए, जैसे कि ये सारी चीज़ें लॉ के थ्रू रेगुलेट की जानी चाहिए। उसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यू एडेड टू पब्लिक पॉलिसी, और सरकार को एक रूल बनाना चाहिए कि हर बार कंसल्टेंसी फर्म अगर कंटिन्यूसली एडवाइस कर रही है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को, तो उस केस में क्या होगा कि हर साल वैल्यू एडिशन होना चाहिए उस फर्म से। अगर वैल्यू एडिशन नहीं होता है तो उस कंसल्टेंसी फर्म को काम नहीं दिया जाएगा। अगर इस रिलेटेड भी रेगुलेशंस हो तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने इस मतलब एडिटोरियल को बहुत अच्छे से समझा है, ऑथर के सारे व्यू को समझा है, बहुत शानदार था। उसके बाद एक टॉपिक था, हमने आर्टिकल 356 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले हमने विनबेक्स एक्सरसाइज को पढ़ लिया, चोसिंगा पढ़ लिया, इंडियन माउस डियर को पढ़ लिया, उसके बाद ये ओथोलिथ को पढ़ लिया, वो भी अच्छा था। ओथोलिथ रिंग्स याद रखना, ईयर स्टोन बोला जाता है उनको। कार्बन डेटिंग को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, रेडियो कार्बन डेटिंग बोला जाता है उसको। उसके बाद तंबाकू कंजम्पशन, ई सिगरेट से रिलेटेड सारी न्यूज़ पढ़ ली है। एंड और क्या भी हमने पढ़ा है, डल लेक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। एंड डिफेंस रिलेशनशिप किसकी, आर्मेनिया और इंडिया की, उसको देख लिया है। इस तरह ये देखो चोसिंगा आपको दिखाई दिया था मैंने। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हमने पढ़ ली है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है कमेंट कीजिए, हम उसको इंप्रूव करेंगे। देखो एक्टिविस्ट अली अबू अवध और पेनिस्ट डेनियल बेरमोइन, उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। ठीक है, ये चीज़ भी देख ली हमने। चलो थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी कमी लगती है कमेंट कीजिए, टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उससे PDF ज्वाइन मिल जाएगी आपको, और उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।